हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें जिस टॉपिक पर चर्चा करनी है वो टॉपिक है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। कल हमने जिस टॉपिक को पढ़ा वो टॉपिक हमारा समुद्रगुप्त था, जो कि गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसे कविराज की उपाधि मिली थी, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया था। अब उसमें जो हमने टाइम यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो रहा है वो 380 से 412 ईस्वी तक रहा है। लेकिन समुद्रगुप्त ने जो शासन किया वो 375 तक किया था। ये जो 5 साल हैं ये कहाँ गए, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, अगर हम बात करें समुद्रगुप्त को, मैंने जो आपको बताया था समुद्रगुप्त, तो इसका जो शासनकाल था 335 से 375 ईस्वी तक, यहाँ तक शासन किसने किया था? समुद्रगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अब यहाँ से मैं जो शुरू कर रहा हूँ वो कब से कर रहा हूँ? 380 से। ये जो 5 साल हैं, ये 5 वर्ष हैं, ये कहाँ गए, इसकी जानकारी हमें देखनी है। तो ये जो 5 साल हैं, इन 5 वर्षों की जानकारी, इन 5 वर्षों की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी के बारे में हमें 3 बातें ध्यान रखनी है, 3 लोगों को ध्यान रखना है। नंबर 1 पे हमें इसमें जो ध्यान रखना है इसकी जानकारी, एक राजशेखर हैं, इतिहासकार राजशेखर, राजशेखर, इनकी जो रचना है काव्य मीमांसा, इनकी रचना का नाम क्या है? काव्य मीमांसा। ये इसके बारे में बताएंगे। जो इन 5 वर्षों की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलेगी? राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा से मिलेगी। अगर हम बात करें विशाखा दत्त, विशाखा दत्त की जो रचना है, विशाखा दत्त, इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम। ये इन 5 वर्षों की कहानी बताएंगे। और 5 वर्षों की कहानी, तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति आता है उसका नाम क्या है? बाणभट्ट। तीसरे नंबर पे कौन आता है? बाणभट्ट। बाणभट्ट भी इनकी कहानी बताएंगे। और बाणभट्ट की जो रचना है उस रचना का नाम क्या है? हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित, हर्षचरित। ये जो 3 लोग हैं, ये इन बीते हुए 5 वर्षों की कहानी, इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे राजशेखर की बात करें तो काव्य मीमांसा, अगर मैं विशाखा दत्त की बात करूं तो देवी चंद्रगुप्तम, अगर मैं बाणभट्ट की बात करूं तो हर्षचरित। इनकी ये जो रचनाएं हैं, पहली बात तो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इनकी रचनाएं पूछी गई हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी ये जो रचनाएं हैं ये बीते हुए 5 वर्षों की कहानी बताएंगी। और बीते हुए 5 वर्षों की कहानी क्या है, उस कहानी को आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, 375 ईस्वी में, 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसकी हो जाती है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की जैसे ही मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ जो शासक बनेगा वो शासक कौन बनेगा? अगर हम उसकी बात करें तो इनका जो बेटा है वो शासक बनेगा। और इनके बेटे का नाम क्या है? रामगुप्त। कौन शासक बनेगा? रामगुप्त। ये जो रामगुप्त है ये बहुत ही निर्बल शासक है, बेकार शासक है, अयोग्य शासक है। जितना इसके बारे में बोला जाए, बुरा भला बोला जाए, उतना ही अच्छा है। क्यों बोला जाए, ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में आइए हम जानकारी देखते हैं। तो ये जो निर्बल शासक है, और इस व्यक्ति की एक पत्नी है, इस व्यक्ति की पत्नी है, और इस पत्नी का नाम क्या है? ध्रुव देवी। कहीं ध्रुव देवी मिल जाएगा नाम, कहीं ध्रुव स्वामिनी मिल जाएगा नाम लिखा हुआ। तो ध्रुव देवी बोलें या ध्रुव स्वामिनी बोलें, ये उस समय की बहुत ही सुंदर पत्नी है। उस समय की बहुत ही सुंदर, जो उस समय के टाइम की अगर हम बात करें तो सुंदरता की बात करें, तत्कालिक बहुत सुंदर ही स्त्री है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि इसकी जितनी ज़्यादा व्याख्या की जाए उतनी ही कम है। ये अपनी सुंदरता के लिए उस समय भारत में प्रसिद्ध होती है। और जब ज़्यादा सुंदर है, और ज़्यादा सुंदर लेडीज अगर निर्बल से शासक के पास हो, तो ये जो ताकतवर लोग होंगे उनके लिए ये बात हजम नहीं होगी। होता क्या है वही इसके साथ होगा, कि इधर अगर हम बात करें तो शक्तिशाली शासक है,
शक शासक, जिसका नाम है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये गुजरात है, गुजरात का शक शासक, शक शासक है। और इस शासक का नाम क्या है? रुद्रदामन, रुद्रदामन तृतीय, या रुद्र सिंह कर लो, रुद्र सिंह तृतीय। क्या नाम है? रुद्र सिंह तृतीय। गुजरात का जो शासक है रुद्र सिंह तृतीय, गुजरात का ये शक शासक है। कौन सा शासक है? शक शासक। और भाई साहब ये शक्तिशाली इसको जब पता चलेगा शक्तिशाली शासक को कि जो रामगुप्त है उसकी पत्नी बेहद ही सुंदर है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये अटैक करेगा, आक्रमण करेगा रामगुप्त पर। और रामगुप्त पर जब इसने आक्रमण किया तो आक्रमण करके इसने रामगुप्त के संपूर्ण साम्राज्य को जीत लिया। इसने जीत लिया, रुद्र सिंह तृतीय ने, जो कि गुजरात का शक शासक है। इसने रामगुप्त के संपूर्ण साम्राज्य को जीत लिया। बाद में पता चला कि भाई ये तो निर्बल सा शासक है, इस पे आक्रमण क्यों किया? ये तो किसी का बुरा भला भी नहीं चाहता, किसी पे अटैक भी नहीं कर रहा है, बड़े शांति से अपने पत्नी के साथ रह रहा है। और ऐसी स्थिति में जब ये बात निकल के आएगी कि आखिर इस रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त पर जो अटैक किया है वो क्यों किया, तो बात क्या निकल के आई? ध्यान से सुनना। बात ये निकल के आई कि जो उस समय की तत्कालिक सर्वाधिक सुंदर स्त्री है, इस स्त्री के लिए रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त पर अटैक किया। होगा क्या कि जैसे ही इसने रामगुप्त को हराया और रामगुप्त के सामने एक प्रस्ताव रख दिया, प्रपोजल रख दिया। प्रपोजल क्या रख दिया? कि ध्रुव स्वामिनी बराबर साम्राज्य, यानी कि इसने ये कहा कि या तो अब आप साम्राज्य ले लो, रामगुप्त से कहा रुद्र सिंह तृतीय ने, या तो आप साम्राज्य ले लो या फिर ध्रुव स्वामिनी ले लो, किसी एक को चुन लो। जो रामगुप्त है इसने कहा 2 मिनट मुझे सोचने दो, और 2 मिनट रामगुप्त सोचेगा और सोचने के बाद क्या कहेगा कि अगर मैं राजा रहा तो शादियाँ और भी कर लूँगा, और अगर मैं साम्राज्य मैंने खो दिया तो मैं इसका क्या करूँगा। ये जो रामगुप्त है वो डील कर लेगा कि आप ध्रुव देवी को, ध्रुव स्वामिनी को ले जाओ, साम्राज्य हमारा हमें वापस दे दो। यही बात रामगुप्त के छोटे भाई, जिसका नाम क्या है? देवराज। क्या नाम है? देवराज, या कहीं कहीं इसको देवश्री लिखा गया है। जब ये बात देवश्री या देवराज को पता लगेगी कि बड़े भाई ने एक ऐसा समझौता कर दिया है रुद्र सिंह तृतीय के साथ कि भाभी तो गई, अब भाई साहब भाभी तो गई, तो ये बात इस देवराज को पसंद नहीं आएगी, पचेगी नहीं, और ये व्यक्ति रातों रात एक षड्यंत्र रच देगा। इधर रामगुप्त ने कह रखा है रुद्र सिंह तृतीय से कि सुबह आप आना और ध्रुव देवी को, ध्रुव स्वामिनी को आप ले जाना। इधर देवश्री या देवराज क्या षड्यंत्र रच रहा है ये ना तो रामगुप्त को पता है और ना ही रुद्र सिंह तृतीय को पता है। होगा क्या कि रामगुप्त के अनुसार जैसे ही रुद्र सिंह ध्रुव देवी को लेने सुबह ही सुबह दरबार में आएगा, जब दरबार में आएगा तो इस ध्रुव देवी की जगह पालकी में कौन बैठा होगा? देवश्री। और जैसे ही ये रुद्र सिंह इस ध्रुव देवी को समझकर पालकी का पर्दा हटाएगा, नीचे से होगा क्या कि ध्रुव देवी तो नहीं, जो देवराज है इसकी तलवार निकल के आती है, और तलवार जब निकल के आएगी तो रुद्र सिंह तृतीय की ये क्या करेगा? गर्दन को साफ कर देगा। जैसे ही इसने इसकी गर्दन को साफ किया, इसने क्या किया? जो ध्रुव देवी है इससे विवाह किया, और विवाह करने के बाद यह अब लौटता है अपने भाई के पास और कहता है तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। देवराज रामगुप्त की हत्या करेगा, रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करेगा, और इसकी हत्या करने के बाद ये अभियान चलाएगा कहाँ पर? गुजरात पर। और गुजरात पर संपूर्ण शकों का दमन कर देगा, और दमन करने के बाद एक यहाँ पे उपाधि धारण करेगा। ये इस उपाधि का नाम क्या है? शक्रादित्य। यानी कौन सी उपाधि धारण की? शक्रादित्य। शक्रादित्य की उपाधि धारण करेगा, या इसको हम सकारी कह सकते हैं। क्या उपाधि धारण की है? सकारी। कौन सी उपाधि धारण कर ली इसने? सकारी की उपाधि धारण कर ली। अब जो चंद्रगुप्त जो बात कर रहा था मैं, देवश्री या देवराज, ये देवराज क्या करेगा? इधर इसने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी,
रामगुप्त की हत्या कर दी, और जो इसकी भाभी है, बोले तो रामगुप्त की पत्नी, इससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद ये जो चंद्रगुप्त है, ये देवराज जिसका नाम है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से, चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से क्या करवाएगा, राज्याभिषेक करवाता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से क्या करवाएगा, राज्याभिषेक करवाएगा। और जब राज्याभिषेक करवाएगा तो यहीं पर ये एक संवत शुरू करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देना आप। यहीं पर एक संवत शुरू करता है, और इस संवत को क्या कहा जाता है, विक्रम संवत। क्या कहा जाता है, विक्रम संवत। यानी गद्दी पर बैठते ही, यानी इसका जो देवराज का जो राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक ये किस नाम से होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। कब ये शासक बना है, 380 ईस्वी में। कब तक रहेगा ये, 412 ईस्वी तक। शासक कब बना है, 380 में। कब तक रहेगा, 412 तक। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठेगा, एक संवत शुरू करेगा। कौन सा संवत, विक्रम संवत। यहीं पर ये एक टाइटल उपाधि धारण करेगा। इस उपाधि का नाम क्या है, विक्रमादित्य। कौन सी उपाधि धारण करेगा, विक्रमादित्य। बात क्लियर हो गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ध्यान रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक कब बना, 380 में। कब तक रहा, 412 तक। इसने किस संवत को शुरू किया, विक्रम संवत को। इसने कौन सी उपाधि धारण की है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और जो देवराज या देवश्री था, ये किस नाम से गद्दी पर बैठा है, या राज्याभिषेक किस नाम से करवाया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से राज्याभिषेक करवाया, अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये शासक बन गया। कब बन गया, 380 से 412 ईस्वी तक। जैसे ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनेगा, मैंने अभी टाइटल बता दिया, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रम संवत को शुरू किया, और शकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने शकारी की उपाधि भी धारण की है। अब इस व्यक्ति के अंदर एक ललक है साम्राज्य विस्तार की। ये चाहता है कि जैसे इसके फादर ने, समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया, वैसे मैं भी साम्राज्य का विस्तार करूं। अब इसके अंदर जो ललक है, जब ये भारत में सर उठा के देखता है कि मैं किस पे अटैक करूं, किस पे आक्रमण करूं, तो इसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि जितने भी शासक थे उनको सबको इस गुप्त वंश में या गुप्त साम्राज्य में कौन मिला चुका है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सारे शासकों को लगभग पहले ही मिला चुका है। दो शासक ऐसे इसको दिखाई देते हैं जिनको समुद्रगुप्त ने नहीं मिलाया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक तो पश्चिम में कौन सा, वाकाटक वंश, और एक पूरब में रह गया था नाग वंश। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। इधर पश्चिम में बात करें तो एक वाकाटक वंश था, वाकाटक वंश, जिसको इन्होंने, इसके फादर ने नहीं जीता था। और दूसरा, अगर मैं पूरब की बात करूं तो यहाँ पे एक शक्तिशाली वंश था, नाग वंश, जिस पे इसके फादर ने अटैक नहीं किया था। अब ये जो व्यक्ति है, जब इसने देखा कि ये जो दो वंश हैं और दोनों ही शक्तिशाली वंश हैं, इसने सोचा कि अगर इनसे हम लड़ेंगे तो पत्थर से पत्थर भिड़ेगा, केवल चिंगारी निकलेगी, हाथ कुछ नहीं पड़ने वाला। ऐसी स्थिति में अब ये साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा है। अब जिधर भी आंख उठा के देखता है तो यहाँ कहीं भी इसे दिखाई नहीं देता कि हाथ डाले तो किधर डाले। समस्या ये होगी कि अब ये इन पे आक्रमण कैसे करे। अब यहाँ आक्रमण ये नहीं करेगा, अब ये यहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। ये जो नागवंश है, इनकी एक कन्या है कुबेर नागा। कन्या का नाम क्या है, कुबेर नागा। ये जो कुबेर नागा है, इससे चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कर लेगा, विवाह। अब देखो, अगर विवाह हुआ है किस किस के बीच, कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच, जब शादी हुई है, विवाह हुआ है, तो इनके बीच कुछ कुछ होगा। और जब कुछ कुछ होगा तो कुछ कुछ होगा, क्या इसका एक रिजल्ट भी आएगा। और जब कुछ कुछ हुआ तो इसके रिजल्ट के रूप में एक पुत्री का जन्म हुआ। इस पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। क्या नाम था, प्रभावती गुप्ता या गुप्त। ये प्रभावती गुप्त है, इसका ये विवाह जो कर देगा, किससे करेगा, रुद्र सिंह द्वितीय से। किससे करेगा, रुद्र सिंह द्वितीय से। ये रुद्र सिंह द्वितीय कौन है, ये रुद्र सिंह जो द्वितीय है, ये वाकाटक वंश का शासक है, वाकाटक वंश का शासक। अब देखो, इसने किस चतुराई से काम लिया। इसने कहा कि अटैक तो कहीं कर नहीं सकते, जो कमजोर शासक थे उनको समुद्रगुप्त पहले ही मिला चुका है, जो शक्तिशाली शासक रह गए उनसे ये वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा।
जो नागवंश है पूरब में जो नागवंश है, इससे क्या करेगा, इसकी जो कन्या है राजकुमारी है, इससे ये विवाह करता है और इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है, संतान का नाम है प्रभावती गुप्त या गुप्ता। इसका विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्र सिंह द्वितीय से कर देता है। अब देखो, बाकी संपूर्ण राज्यों को पहले से ही समुद्रगुप्त जीत चुका है। जो 2 बच्चे इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। अब इधर मैंने अभी एक कहानी आपको बताई कि रुद्र सिंह जो तृतीय था, जिसने रामगुप्त पर अटैक किया, उसके पीछे चंद्रगुप्त द्वितीय पड़ जाता है और उसके जब पीछे पड़ा, यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद ये अपना अभियान चलाता है और ये अभियान कहाँ चलाएगा, गुजरात साइड में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। और यहाँ पे जो संपूर्ण शकों को हराता है और संपूर्ण जो गढ़ बचे, गणराज्य जितने भी हैं, गणराज्य इनको हराता है और गणराज्यों को हराकर यहाँ पे एक उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि, गड़ारी की। यानी कि गड़ारी की उपाधि अगर पूछी जाए तो किसकी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। संपूर्ण गणों को पराजित करने के कारण इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, गड़ारी की उपाधि धारण की थी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। देखिए, गड़ारी की उपाधि धारण कर ली। इधर क्या हुआ, ये प्रभावती गुप्ता है, इसका उल्लेख या इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्रभावती गुप्ता की जो जानकारी है, इसके अगर मैं स्रोत की बात करूं, पूना का ताम्रपत्र से प्रभावती की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से, प्रभावती की जानकारी प्राप्त होती है, कहाँ से होती है, पूना के ताम्रपत्र से। और ये पूना का जो ताम्रपत्र है, इसी में प्रभावती गुप्ता का जो गोत्र है, जो वंश है, वो क्या बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया है। क्या, कौन सा वंश बताया गया, ब्राह्मण। किसमें, पूना के ताम्रपत्र अभिलेख में। अगर हम और एक अभिलेख की बात करें, कौन सा अभिलेख, अगर मैं और अभिलेख की बात करूं तो यहाँ देखना है, इसी समय का है एक गढ़वा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, गढ़वा अभिलेख में ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी, परम भागवत की। परम भागवत की उपाधि कहाँ से मिली है, गढ़वा अभिलेख से। गढ़वा अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि मिली है, परम भागवत की उपाधि। इतना क्लियर हो गया, ठीक। और इस यहाँ पे ये भी लिखा है कि गढ़वा जो अभिलेख में परम भागवत की जो उपाधि है, ये इस उपाधि को धारण करने वाला जो प्रथम शासक है, प्रथम शासक क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की है। हालांकि गुप्त वंश में परम भागवत की उपाधि अन्य शासकों के द्वारा भी धारण की गई है, लेकिन वो सारे के सारे शासक क्या हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के हैं। जैसे कुमारगुप्त है, उसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की है, लेकिन प्रथम शासक गढ़वा अभिलेख में लिखा हुआ है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और जानकारियाँ देखते हैं, जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उन पर थोड़ी हम और चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त द्वितीय कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी प्रथम राजधानी, तो प्रथम राजधानी आपको पता है कहाँ थी, पाटलिपुत्र। कहाँ थी, पाटलिपुत्र। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी पूछी जाए या दूसरी राजधानी, तो दूसरी राजधानी कहाँ थी, कहाँ बनाया इसने, तो दूसरी राजधानी आपको बतानी है उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी अगर पूछी जाए तो आंसर हमें क्या देना है, उज्जैन देना है। इसके अलावा इसके टाइम का
एक हमें ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़वा अभिलेख तो हो गया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करके हमें लिखना है वो क्या लिखना है, महरौली का लौह स्तंभ, महरौली का लौह स्तंभ। ये कहाँ स्थित है, तो दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर, महरौली नामक स्थान पर स्थित है, स्थान पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है, ये जो लौह स्तंभ है ये खुले आसमान के नीचे लगा हुआ है और इसे लगे हुए लगभग 2000 साल हो गए, और 2000 साल से आज तक इस पे ना ये कमज़ोर हुआ है, ना इस पे जंग लगी है, ना ये गिरा है, ना हिला है, ना डुला है। ये इसकी विशेषता है। तो इसके बारे में हम एक लाइन लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो महरौली का लौह स्तंभ है, इसके बारे में एक लाइन हम लिख सकते हैं कि धातु एवं रसायन कला का गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। धातु एवं रसायन कला का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण गुप्त काल का कौन सा है, महरौली का लौह स्तंभ, जो आज भी दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर लगा हुआ है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों की बात करें। अगर हम बात करें विश्व इतिहास में नवरत्न मंडली का गठन करने वाला प्रथम शासक, नवरत्न मंडली का गठन करने वाला प्रथम शासक, यानी नवरत्न मंडली जो गठित की है वो प्रथम शासक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसी की प्रेरणा से नवरत्न मंडली का जो गठन किया था वो किसने किया था, अकबर ने किया था। तो विश्व इतिहास में या भारत में पहली बार नवरत्न मंडली का जो गठन किया है वो किसने किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। ठीक, एक बात यहाँ पे और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो बात क्या है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चंद्रगुप्त की जो नवरत्न मंडली है इनमें कौन व्यक्ति शामिल नहीं था। तो इसमें जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट गणितज्ञ हैं, ये आर्यभट्ट नवरत्न मंडली में शामिल नहीं थे। जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जिन्होंने पाई का मान दिया, जिन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला दिया, या जिन्होंने दशमलव पद्धति का विकास किया, उन्होंने वो जो व्यक्ति हैं ये किसमें शामिल नहीं थे, नवरत्न मंडली में शामिल नहीं थे। आर्यभट्ट की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है आर्यभट्टम। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नवरत्न मंडली हो गई। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप देखिए। एक व्यक्ति का नाम मिलता है चीनी यात्री, और इस चीनी यात्री का नाम क्या है, फाहियान। चीनी यात्री का नाम क्या है, फाहियान। ये फाहियान चीनी यात्री, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसके शासनकाल में भारत आया, तो यहाँ बताना है हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में भारत आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। अगर पूछा जाए फाहियान भारत कब आया, कब, तो आंसर क्या बताओगे, 399। कब आया, 399 ईस्वी में, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा चौथी शताब्दी, कहीं कहीं क्या लिखा मिलेगा, चौथी शताब्दी। कब आया है भारत, चौथी शताब्दी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों को ध्यान रखना।
दोनों को ध्यान रखना। चौथी शताब्दी पूछा गया है, किस शताब्दी में भारत आया? चौथी शताब्दी। कब आया? 399। ये कब तक रहा? तो ये यहाँ जो रहा है, कब तक रहा, तो आंसर क्या बताना है? 414 ईस्वी तक। ये जो चीनी यात्री फायान आया, गुप्त काल में आया। काल पूछा जाए तो काल किसका बताओगे? किस काल में भारत आया? तो काल कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल। इन्होंने भाई साहब ने कुछ पुस्तक लिखी। पुस्तक कौन कौन सी थी? पहली पुस्तक हो क्यों थी लिखा है या की लिखा है, जो भी हो। दूसरा सिलोन। कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 2। फो क्यों थी किसकी पुस्तक है? फायान की। और दूसरी कौन सी है? सिलोन। अब इनमें इसने जो फायान आया है, इसने मौर्य काल की, अशोक के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक कल्चर, इनका उल्लेख किया है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान हैं, उनको हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। इसके बाद सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया है, वो गुप्त काल में ही किसने करवाया है? स्कंदगुप्त ने। सबसे पहले किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद अशोक ने उसका पुनरुद्धार करवाया, और पुनः निर्माण जब ये जर्जर होगी तो किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।